हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हिंदी की क्लास में ली गई होगी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि जो हिंदी की क्लास है उसका लेवल थोड़ा सा आज अच्छा दिया गया, बढ़िया बनाया गया था। क्यों? क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गया। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत कुछ मिल चुका था, मिलता रहेगा उनके लिए भी, लेकिन अभी ग्रुप सी वालों के लिए थोड़ा सा स्पेशल कराया है। क्योंकि जो लेवल है, मैंने देखा है कि जो बच्चे ग्रुप में, मुझे बताया जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे फोटो भेजते हैं तो किसी के इतने नंबर बन रहे हैं तो किसी के बहुत कम बन रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि अप्रत्याशित तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको अभी यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। वो लोग क्या है, अपने बस क्या है पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनको ये अभी नहीं पता है कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे और किस लेवल का पढ़ना है। तो इसी चीज को देखते हुए हम थोड़ा सा लेवल आए हैं, जिससे जो बच्चों के कह रहे हैं सर मेरे 60 ही नंबर बनने, कोई 55 ही बता रहा है, 55 से 60 के बीच में, तो उनको कवर कराना है। चलिए, तो भाग 2 यहां पे देखेंगे, सामान्य अध्ययन का है। यहां पे लिखा हुआ है 41 नंबर में गुलाम वंश के चांदी का टिक टिक सिक्का टका किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम खान? नहीं, चांदी का सिक्का कुतुबुद्दीन नहीं, इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, ये इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, एक तो चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक, चलवाया था। और जो इसने इल्तुतमिश ने सिक्कों पर जो है टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था। ये इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव या गुरु हरगोविंद? किसकी बात कर रहे हैं? अमृतसर की जो आधारशिला, अमृतसर जो शहर है, वो किसने बचाया था? तो गुरु रामदास जो थे, सिखों के ये चौथे गुरु थे। इन्होंने ही अकबर जो था उसने, गुरु रामदास जो थे, इनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी और इस भूमि को ही बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई, जिस पर अमृतनगर का जो है निर्माण करा है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या इलाहाबाद? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था 1917 में हुआ था, ये चंपारण जिले में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार का जिला बिहार में पड़ता है एक चंपारण जिला, ये वहां पे हुआ था और इसी चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और यही जो है गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 44 नंबर, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और टी कृष्णाचार्य। बिल्कुल, जो प्रारूप समिति थी उसके जो कहा जाता है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। जो लोग मुझे पता चला था कि अभी एक दिन ग्रुप में कुछ उस दिन कुछ ऐसे ही पोस्ट डाली गई थी और उस पर बच्चों ने बहुत, जो कह सकते हैं बहुत गंदे तरीके से कमेंट किए थे। तो मुझे बताया गया था और मुझे कमेंट दिखाए भी गए थे। तो मैं उनके लिए बस एक बात कहना चाहूँगा दोस्त, भीमराव अंबेडकर जी ने मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा संविधान बनाया, लेकिन दोस्त किसी भी चीज़ को बनाने का प्रारूप जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, पूरा प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था, सब कुछ इन्होंने ही बताया था कि कहाँ से किस चीज़ों को हम लोगों को लेना चाहिए। ये अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने की वजह से इन्होंने प्रारूप तैयार किया, अपना जो भी पैटर्न होता था ये समिति के सामने रखते थे, फिर समिति एग्री करती थी कि हाँ ये चीज़ सही है, ये अपना ओपिनियन रखते थे, तब ये चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान इन्होंने ही ले आके रख दिया, लो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं था। आप लोग भी गलत सोचते हो और आप लोगों की जो भाषा है वो इनके प्रति बहुत ज़्यादा गलत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा इनको पितामह कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, जैसे मकान बनता है ना, तो मकान बनने से पहले आप लोग नक्शा बनवाते हो, तो वो जो नक्शा होता है वो प्रारूप होता है, कच्चा प्रारूप। इन्होंने भी वैसे ही तैयार किया था, प्रारूप पूरा बनाया था कि किस किस चीज़ों को कहाँ कहाँ से लेना है, कैसे कैसे लेना है और किन किन चीज़ों को कितना लेना है। ऐसा भी नहीं कि हमने उठा, बंदे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोग अभी इंटर 12th कर पाए हो, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिया है। अगर कुछ और हुआ तो कोई डिप्लोमा या डिग्री ले ली है, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। एक डिग्री लेने में तुमको इतने साल लग गए, उनका सोचो उन्होंने कितनी डिग्री ली, वो चीज़ों को पढ़ के बैठे थे। तुम्हारी तरह नहीं है नकल से BSc कर ली या BA कर लिया, समझ रहे हो? 50-55% लेके अपने आप को शेर मत समझो। जो चीज़ जिस तरीके की है, ठीक है, जाति धर्म और जो भी चीजें हैं जो कि समाज में चल रही हैं, वो कुरीतियां हैं, उनको चलने दीजिए। आप उनमें उस तरीके के मत गढ़ जाइए जो अपने आप को समझ भी ना पाए। आप अभी अपनी आप की कंडीशन देखिए,
आपसे एक एग्जाम निकलने की बात होती है तो आप एक एग्जाम को, वो बंदे जो वो महाशय जो थे वो कितने विद्वान आदमी, कहाँ कहाँ से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। एक डिग्री लेने में तुमको उन्होंने दो दो पीएचडीयां थे, उनके पास पीएचडी कितनी थी पहले ये देखो, फिर उनके बारे में टिप्पणी करो कि वो ऐसे थे वो वैसे थे, उन्होंने नहीं कर दिया, उनके बाप का नहीं था, या ये कुछ नहीं है। जितना तुम ये आज बोल रहे हो ना, ये उनके बाप का नहीं था, ये मेरे बाप का है, या ये कुछ, ये तुम्हारी ये बोलचाल भाषा ये तुम्हारे संस्कारों को दिखाती है। और ये तुम बोलने की जो तुम्हें जो पावर दी गई है ना, ये उन्हीं की वजह से है, समझ रहे हो, ये पावर उनकी वजह से है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनकी पूजा करिए, लेकिन जो महान व्यक्ति है उसको मानिए। वो मानने वाले बात करके गए हैं, काम करके गए हैं, आपको उनको मानना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता। ये जो आपके जो जातियां बनी हैं, धर्म बने हैं, ये कुरीतियां हैं, ठीक है। किसी को किसी के सापेक्ष रखना कि कोई किसी से ज्यादा बड़ा, कोई किसी से ज्यादा बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म में कह सकते हैं या किसी भी धर्म में अगर मनुष्य योनि में पैदा हुआ है तो वो मनुष्य है, ना कि भगवान है। और वो व्यक्ति महान कार्य करके महान बन सकता है, भगवान का दर्जा उसको मिल सकता है, कोई गलत नहीं है। अगर उसको कोई विशेष व्यक्ति आदमी उसको अगर भगवान मानता है तो बिल्कुल गलत नहीं है। और मैं ये कह दूं कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना भी गलत है। एक अपने समय में महान थे तो कोई दूसरे अपने समय में महान आएगा। आप अपनी ही बराबरी के अपने दोस्त के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे घर में पैदा हुआ, दूसरे समय में पैदा हुआ, उसके दिमाग का आईक्यू अलग है, आपका आईक्यू अलग है। तो जब आप अपने दोस्त के साथ तुलना नहीं कर सकते तो आप किसी दो व्यक्ति जो अलग अलग समय में पैदा हुआ उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। दोनों पूजनीय है, सब कुछ है। व्यक्ति बहुत महान थे, पढ़ाई लिखाई में इतने अव्वल थे, इसलिए उनको ये काम सौंपा गया था। तुम्हारे जैसे अगर महामूर्ख इंसान जिनकी सोच घटिया हो, अगर ऐसे व्यक्ति होते तो अब तक गारंटी थी भारत का संविधान भी नहीं बन पाता। और वो अगर इतनी घटिया सोच रख रहे होते तो वो भीमराव अंबेडकर साहब को आगे करके उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष ना बनाते और ना ही संविधान बनाने का कार्य देते। तुम्हारे जैसे घटिया सोच के लोग जो होते हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं, वो ही ये काम करते हैं और वही उनकी घटिया सोच दिखाती है उनके कमेंट्स में। चलो खैर आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर देखेंगे। गलत है दोस्त, भाषा सुधारो। नौकरी करने जाओगे अभी 4 दिनों बाद, बहुत काम आएगी ये भाषा। अगर आपको अभी लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप इस तरीके से बोल के, तो आपको ये बता दूं, आप चाहें कुछ भी कर लेना, आपको फोटो पे माला चढ़ानी पड़ेगी, आपको फोटो को जो है पूजा ही करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जितने भी ये राष्ट्रीय पर्व आएंगे आपको कुछ लोगों की माला चढ़ानी पड़ेगी, कुछ लोगों के सामने हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी करते हो, तुम कहीं के भी निवासी हो, तुम किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तुमको कुछ महापर्व ऐसे आते हैं जो राष्ट्रीय पर्व हैं, उनके सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार के संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता तो अनुच्छेद 14, ठीक है। आपको जो भारतीय संविधान है, हमारे समता के अधिकारों का जो वर्णन है वो 14 से 18 तक दिया गया है। 14 जो है इसमें आपको राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान जो है समता दी गई है। विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष जो है समता का विचार ब्रिटिश शासन से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, जबकि विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। और यही कहें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा वो जापानी संविधान की देन है। चलिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आपको पता है यहाँ पे लोकतंत्र जो है वो गणतंत्र देश है हमारा, और यहाँ का जो लोकतंत्र है वो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं अपने। क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री वाला भी एक कार्यक्रम होता है, तो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष तो नहीं है, राष्ट्रपति का भी नहीं है शासन, यहाँ पे प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र के, और फिर वो अपना एक नेता चुनते हैं। वो नेता चुन के हमारे देश को आगे लेके जाता है, या कह सकते हैं हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तानाशाही तो है नहीं। 47 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कोई भी ऐसा नहीं हटा सकता है। इसके लिए आपको उसके खिलाफ जो है संसद में जाकर महाभियोग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महाभियोग अनुच्छेद 61 में लगाना पड़ेगा, तब आप राष्ट्रपति को बता पाएंगे। और उसके लिए आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी जो है चीजें हैं। 48 नंबर, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थित होना चाहिए? कितने न्यूनतम सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, और न्यूनतम लोकसभा का 50% संख्या, और न्यूनतम 100 सदस्य नहीं, कुल सदस्य का जो है 10वां भाग वो होना चाहिए, जरूरी है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, तो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? नहीं, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसको खगोल विज्ञान की एक ये शाखा होती है। इसमें ब्रह्मांड से जुड़ी जितनी भी वस्तु होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजर कर जाती है? तो जो आधे हिस्से से गुजर कर जाती है वो कर्क रेखा होती है, जो कि 23 डिग्री और 30 मिनट पर खींची गई है।
ठीक है, जो कि कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ये काल्पनिक रेखा है, ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत जरूरी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय में ही आपका मासिनराम है जो कि मेघालय में है। ये प्राकृतिक सुंदरता और बहुत ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक। कौन सा? मासिनराम। कभी जाके देखना मासिनराम में, मेघालय जाना, मेघालय ही आप चले जाओ, बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो स्वर्ग में आ गया। और कभी मासिनराम का अगर दौरा करने को मिल जाए, अरे भाई मजा आ जाएगा। भारत में कर्मचारियों हेतु तो महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, रहन सहन का स्तर है, मुद्रास्फीति की दर नहीं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, ठीक। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी महंगाई भत्ता उपभोग जो मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको सीपीआई कहते हैं, उसके द्वारा तय किया जाता है। आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल, हर्टेज, एम्पलीफायर या एक्वेस्टिक्स। तो हम लोग जो अपनी आवाज का या ध्वनि का जो मापक होता है वो होता है डेसिबल, उसी में, क्योंकि आवाज भी ध्वनि के रूप में ही निकलती है तो उससे हो जाएगा। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। अगर कोई बर्फ जो है पानी के अगर अंदर तैर रही है तो इसका मतलब 1/3 उसका जो होता है ऊपर दिखाई देता है, बाकी 3 हिस्से उसके नीचे होते हैं, ठीक है। कितने हिस्से? 3 हिस्से नहीं, 3 हिस्से नहीं, 10वां हिस्सा दिखाई देता है, 1/10वां हिस्सा दिखाई देता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो आपको जितना भी हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसको आप मल्टीपल 10 कर लीजिए और उसमें से एक हिस्सा ऊपर दिखाई देगा और बाकी के 9 हिस्से आपके नीचे चले जाते हैं। शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है और अगर 0 डिग्री से इसकी तुलना करेंगे तो इसका घनत्व 1/9 गुना हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं 90% भाग जो है वो पानी के अंदर होता है और 10% जो है बाहर पानी के होता है। चलिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान और का द्रव्यमान एक समान होता है। मतलब यहां पे कहना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो एक समान होता है। चलिए 56 नंबर देखेंगे। कवक जो होते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कवक होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो माइकोलॉजी इनका जो है ये कहा जाता है, ठीक। ये माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन से जुड़ी एक जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें आनुवांशिकी और जैव रासायनिक गुणों, उनके वर्गीकरण और मनुष्य के लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है। चलो, क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और आज मुझे ये जरूर बताना है कि क्या आप लोगों को ये जो है आप लोगों को कि ये पोर्शन कैसा लगा? ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो कह सकते हैं लेवल है, वो लेवल कैसा लगा? क्या मजा आया लेवल देख के? चलिए, दशमलव संख्या 101 को द्विपदीय में परिवर्तित करना है। चलिए आज हम आपको इसमें द्विपदीय यानी कि डेसिमल में विकसित करना, इसको बताते हैं कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है उनके लिए ये है। सबसे पहले तो इसको 2 से भाग दो, तो 2 से ये 50 बार चला जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? तो कह सकते हैं 1 शेषफल बचेगा। फिर बात करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 0 शेषफल बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं कितने बार जाएगा, फिर 2 से ही काटेंगे क्योंकि द्विघात है ना, मतलब डेसिमल में डिवाइड करना है तो डेसिमल में उसका बेस 2 ही होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार चला जाएगा और कितना शेषफल बच जाएगा? 1 शेषफल बच जाएगा। फिर भैया 2 से भाग देंगे, कब तक भाग देते रहते हैं? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। तो 2 से 6 बार जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। फिर 2 से ये 3 बार भाग जाएगा, फिर 0 शेषफल बचेगा। और 2 से ये 1 बार जाएगा, ठीक है, और कितना शेषफल बचेगा? 1 बार जाएगा तो 1 शेषफल बचेगा। अब यहां से स्टार्ट कीजिए और ऐसे चलते चले जाइए, जो संख्या आ जाए। कितनी आ जाएगी? 1 1, फिर 00, फिर 101, ठीक है। कितना मिलेगा? 1100 101 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है 1100 121 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो 1100 101 पहले ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपने कंप्यूटर के क्लास में आपको बहुत बताया है, बहुत बार बताया है और मैंने इनके सबके बताए हैं। चलिए 59 नंबर, इकोलॉजी शब्द की रचना की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अच्छा, किसने की थी? तो अर्नेस्ट हेकल, जी एवलिन हिचनसन,
हॉगो डी राइस और रॉबर्ट ब्राउन। तो जो इकोलॉजी शब्द है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी अर्नेस्ट हेकल ने की थी। चलिए आगे 60 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा। तो ये मिजोरम में पड़ेगा, सॉरी उड़ीसा नहीं। टाइगर रिजर्व जो दंपा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में स्थित है। ये 1994 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। दंपा टाइगर रिजर्व जो है लगभग 550 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर देखेंगे। एक जिले में सामान्यतः सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? कह सकते हैं कि एक जिले का राजा कौन होता है? तो जो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो जिसको हम लोग जिलाधिकारी कहते हैं, वो होता है। तो जिलाधिकारी एक जिले का राजा होता है। ये लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 12 अक्टूबर डेट थी, ये बिल्कुल याद रखना। 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। तो पहले तो ये फालतू वाले इनको हटाओ। अब 12 अक्टूबर है तो 2005 में इसको सूचना का अधिकार लेके आया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत भर में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हो गया था। ठीक है, 20 मार्च 2009 को जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया था। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट तो बिल्कुल इसी के लिए किए जाते हैं। चारकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है? सॉरी, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्रजभूमि का क्षेत्रफल है, मतलब नृत्य है। धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड की जो प्रजापति जो कुम्हार जाति होती है उनके द्वारा किया जाता है। चारकुला नृत्य ब्रजवासियों के द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के अनेक घड़े रखे जाते हैं, वैसे किया जाता है। ठीक है, और जो पाई डंडा नृत्य है ये बुंदेलखंड का जो है नृत्य है। इलाके में अहीरों और छोटे छोटे जो डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य की तरह समान ये उसी तरीके से काम किया जाता है। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये जन्माष्टमी पर किया जाता है। दीपावली नृत्य ये बुंदेलखंड के जो अहिर लोग होते हैं उनके अनेकों अनेक दीप को प्रज्वलित करते हैं और फिर किसी घड़े, कलश अथवा थाली परात में रखकर उसे प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। ये आपका दीपावली नृत्य कहलाता है। चलिए 65 नंबर देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यूपी के भी क्वेश्चन बढ़िया दिए हैं। निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में लगाना है। ठीक, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाराबंकी, तो बाराबंकी ये लगभग 4400 4000 के आसपास है, कुछ 4000 4400 है शायद, कुछ 4400 मान लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर बहुत छोटा है, ये लगभग 1500 है, 1400 कुछ है। ठीक, 1400 मान लेते हैं। मिर्जापुर कितना है? ये 4500 है। एग्जैक्टली अभी आपको मैं देख के बता दूंगा। और सोनभद्र ये भैया कुछ 65 के आसपास है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लगाने पे आएंगे तो सबसे पहले छोटा, तो गौतम बुद्ध नगर से कौन स्टार्ट है? एक ही स्टार्ट है, इसको लगा देते हैं। अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन सा कितना कितना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे ये पहले गौतम बुद्ध नगर कितना है इसका? तो 1442 है। सब वर्ग किलोमीटर में, मैं लिखूंगा नहीं आके क्योंकि फिर मुझे कई चीजें लिखनी है। दूसरे नंबर पे आता है बाराबंकी का है 4402 किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मिर्जापुर, गुड्डू भैया बबलू भैया वाला, 4521। ठीक है, और चौथा है सोनभद्र जो कि इन सब में सबसे बड़ा है, 6788। ठीक है, चलिए तो ये तो सारी चीजें आपको बता दी गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर ये लेवल आपको अच्छा लगा है तो एक बार भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग डेली इस तरीके से हम लोग और भी आपके लिए लेके आएंगे। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।